नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। छठ महापर्व की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं हूं आसिया नाजली। समाचार में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये संदेश। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीका लगाने का लक्ष्य पूरा कर लिया है और इतिहास इस लक्ष्य को हासिल कर रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का दूरदर्शन अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। लोक आस्था का महापर्व छठ पर आज व्रती अस्ताचलगामी सूर्य को पहला अर्घ्य अर्पित करेंगे। उदयमान सूर्य को कल दूसरा अर्घ्य अर्पित करने के साथ ही लोक आस्था का 4 दिवसीय ये महापर्व संपन्न हो जाएगा। आज के दिन छठ के प्रसाद के रूप में ठेकुआ और चावल के लड्डू बनाए जाएंगे। शाम के वक्त बांस की टोकरी में अर्घ्य का सूप सजाकर व्रती के साथ पूरा परिवार और पड़ोस के लोग भी डूबते सूर्य को अर्घ्य देंगे। छठ व्रती तालाब या फिर नदी किनारे सामूहिक रूप से अर्घ्य दान संपन्न करेंगे। सूर्य को जल और दूध का अर्घ्य दिया जाता है और छठी मैया की प्रसाद भरे सूप से पूजा की जाती है। इसके बाद कल प्रातःकाल उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही छठ महापर्व का समापन हो जाएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने देशवासियों को छठ पूजा की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने संदेश में कहा है कि यह पर्व प्रकृति, विशेषकर सूर्य और जल पर हमारी निर्भरता को स्वीकारने का अवसर है। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सूर्य उपासना के महापर्व की शुभकामनाएं दी हैं और देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने एक वीडियो भी साझा किया है। हमने कहा है कि सूर्योपासना के महापर्व छठ की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। छठी मैया हर किसी को उत्तम स्वास्थ्य और सुख सौभाग्य प्रदान करें। दीपावली के 6 दिन बाद मनाए जाने वाला महापर्व छठ हमारे देश में सबसे अधिक नियम निष्ठा के साथ मनाए जाने वाले त्योहारों में से एक है, जिसमें खान पान से लेकर वेशभूषा तक हर बात में पारंपरिक नियमों का पालन किया जाता है। छठ पूजा का अनुपम पर्व प्रकृति से और प्रकृति की उपासना से पूरी तरह जुड़ा हुआ है। सूर्य और जल महापर्व छठ की उपासना के केंद्र में है, तो बांस और मिट्टी से बने बर्तन और कंदमूल इनकी पूजन विधि से जुड़ी अभिन्न सामग्रियां हैं। आस्था के इस महापर्व में उगते सूर्य की उपासना और डूबते सूर्य की पूजा का संदेश अद्वितीय संस्कार से परिपूर्ण है। दुनिया तो उगने वालों को पूजने में लगी रहती है, लेकिन छठ पूजा हमें उनकी आराधना करने का भी संस्कार देती है, जिनका डूबना भी प्रायः निश्चित है। हमारे जीवन में स्वच्छता के महत्व की अभिव्यक्ति भी इस त्योहार में समाई हुई है। छठ से पहले पूरे घर की सफाई, साथ ही नदी, तालाब, पोखर के किनारे, पूजा स्थल यानी घाटों की भी सफाई पुरजोश सब लोग जुड़ करके करते हैं। सूर्य वंदना या छठ पूजा पर्यावरण संरक्षण, रोग निवारण व अनुशासन का पर्व है। सामान्य रूप से लोग कुछ मांगकर लेने को हीन भाव समझते हैं, लेकिन छठ पूजा में सुबह के अर्घ्य के बाद प्रसाद मांगकर खाने की एक विशेष परंपरा रही है। प्रसाद मांगने की इस परंपरा के पीछे यह मान्यता भी बताई जाती है
कि इससे अहंकार नष्ट होता है। एक ऐसी भावना जो व्यक्ति की प्रगति की राह में बाधक बन जाती है। भारत की इस महान परंपरा के प्रति हर किसी को गर्व होना बहुत स्वाभाविक है। राज्यपाल रमेश बैस और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी सूर्य उपासना के महापर्व छठ की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने संदेश में कहा है कि भगवान भास्कर और छठी मैया सभी को उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करें, उनकी यही कामना है। राजधानी रांची समेत राज्य के विभिन्न जिलों में व्रतियों के स्वागत के लिए छठ घाट सज धज कर तैयार हैं। घाटों पर कोरोना से बचाव के लिए इस बार पुख्ता इंतजाम दिख रहे हैं। रांची के उपायुक्त के निर्देश पर सभी छठ घाटों पर वैक्सीनेशन कैंप का भी आयोजन होगा, जिसमें आधार के माध्यम से ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था होगी। दूसरा, हम लोग इस बार कोरोना प्रोटोकॉल को देखते हुए पूरे इस क्षेत्र में मतलब सैनिटाइजर वगैरह की व्यवस्था किए हैं, मास्क वगैरह की व्यवस्था की है, प्लस थर्मल स्क्रीनिंग भी हम लोग करने वाले हैं। दूसरा क्या है, लोगों से निवेदन है कि अपने स्तर से किनारे में ही अर्घ्य दें और सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें, यही हम लोग कामना करते हैं। तकरीबन एक सदी पहले माइका उत्खनन के लिए कोडरमा के डोमचांच में खोदा गया शिवसागर तालाब जिले का ऐतिहासिक धरोहर बन चुका है और हर वर्ष यहां पर छठ के मौके पर मेले का आयोजन होता है। ब्रिटिश जमाने में माइका उत्खनन के लिए खोदा गया तालाब अब ऐतिहासिक रूप से कोडरमा जिले के लिए धरोहर बन गई है। क्रिश्चियन माइका इंडस्ट्री आज भले ही अपना काम समेट चुकी है, लेकिन उसके द्वारा बनाया गया शिवसागर तालाब आस्था का केंद्र बनकर उभरा है। डोमचांच क्षेत्र के शिवसागर में हजारों की संख्या में लोग छठ पूजा करने पहुंचते हैं। यहां 32 सालों से भगवान भास्कर की प्रतिमा स्थापित की जा रही है, लेकिन यहाँ विशेष करके प्रतिमा का स्थापित करीब 32 सालों से किया जा रहा है। शिवसागर में तकरीबन सभी घरों से छठ का डाला निकलता है और इस गांव में रहने वाले लोगों के परिजन दूर दराज से भी यहां हर वर्ष पहुंचते हैं। मान्यता ये भी है कि शिवसागर तालाब में भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित करने के बाद उनकी प्रतिमा के दर्शन से हर मनोकामना पूर्ण होती है। विश्वास है छठ माता के इतने इकबाल है कि जो गछता है कोई बहुत से सारी दंड देता है, मतलब जो कहती है पार्वती उसको पूर्ण काम हो। पिछले साल कोरोना संक्रमण के कारण छठ पूजा पर पहली बार यहां मेला का आयोजन नहीं किया जा सका था और इस बार भी संक्रमण का ध्यान रख सिर्फ बच्चों के मनोरंजन के लिए झूले लगाए जा रहे हैं। यहां सोमवार को भगवान भास्कर की प्रतिमा विसर्जित की जाएगी और मेला संपन्न हो जाएगा। ये झूला उला का थोड़ा सा व्यवस्था किया गया है ताकि उन लोग को भी मनोरंजन थोड़ा मिल जाए। 5 दिन का वहाँ मूर्ति रहेगा और बीच में 5 दिन के बीच दरमियान में एतवार पर्व पड़ जाता है और सोमवार को विसर्जन किया जाएगा। कोडरमा जिला अंतर्गत डोमचांच का शिवसागर तालाब हजारों लोगों के लिए आस्था के केंद्र के रूप में स्थापित हो चुका है। स्थानीय लोगों के लिए शिवसागर तालाब में भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित करना और भगवान भास्कर की प्रतिमा का दर्शन करना उनकी आस्था का विशेष प्रकटीकरण है। कोडरमा से गजेंद्र की रिपोर्ट। छठ महापर्व को लेकर रामगढ़ में भी कोरोना के दिशा निर्देशों का अक्षरशः पालन किया जा रहा है, जिसके लिए प्रशासनिक महकमा मुस्तैद है। प्रशासन की ये कोशिश है कि लोक आस्था का महापर्व सुरक्षित माहौल में मनाया जाए और लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। खास करके कोरोना से रिलेटेड छठ कैसे मनाना है, ये दिशा निर्देश दिया गया है। जैसे कि भीड़ भाड़ लोग ज़्यादा ना करें, ये सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें, फिर विदाउट मास्क लोग ना जाएं, मास्क कंपलसरी किया गया है। इसके साथ साथ सामुदायिक स्थलों पर पटाखे फोड़ने की मनाही रहेगी। इसके साथ साथ छठ समिति और हमारे जितने भी मजिस्ट्रेट और पुलिस फोर्स हैं उन लोगों के साथ मीटिंग हुई है, जो रेगुलरली इंश्योर कर रहे हैं कि छठ घाटों की सफाई हो और लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन रहे और कोरोना के जो भी गाइडलाइंस उसको फॉलो किया।
छठ को लेकर रांची के धुरवा शालीमार बाजार में खूब चहल पहल देखी जा रही है। छठव्रती फलों और अन्य पूजन सामग्रियों की जमकर खरीदारी कर रहे हैं। खरीदना है। फल में तो सब चीज जरूरी है, केला, संतरा, सेब, अनार, केतारी और क्या। सूप है, दौरा है, गागरी नींबू है और जितने तरह के फल जो सीजनली फल मिलते हैं वो सब फल छठ में यूज किया जाता है। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इस विराम के बाद। राम टहल। राम राम मास्टर साहब। राम राम भाई। बहू को अस्पताल कब ले जाना है? क्या मास्टर साहब आप भी? हम लोग मेहनत मजूरी करने वाले लोग का तो बाल बच्चा ऐसे हो जाता है चलते फिरते। नहीं नहीं राम टहल, यह गलती कभी मत करना। अरे बच्चे का जन्म कोई मामूली बात नहीं है, हजारों तरह के खतरे हो सकते हैं, इसलिए बहू को सरकारी अस्पताल या संस्था में ही ले जाना। संस्थागत प्रसव, सुरक्षित प्रसव। सभी को मेरी तरफ से जोहार, नमस्ते। त्योहारों का मौसम है। दीपावली, काली पूजा, छठ, सोहराय, अनेकों त्योहार हमारे सामने। खुशियों का महीना है। सभी लोगों को मेरी ओर से दीपावली, काली पूजा, छठ, सोहराय के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। और याद रखें, कोरोना भी समाप्त नहीं हुआ है और हमें अपनी परंपराओं को भी आगे ले जाना है। सावधानी के साथ हम त्योहार मनाएं, खुद भी सुरक्षित रहें, सभी को सुरक्षित रहें और त्योहार भी सुंदर से। बहुत बहुत धन्यवाद। हरिया, तेरा छोटका एकदम कमजोर लग रहा है। ठीक से खाना वाना नहीं खिलाते क्या? अरे भाई, जो जुटता है सो तो खिला ही देते हैं। देख हरिया, बुरा मत मानना, तेरा बच्चा कुपोषित है। कुपोषित? हाँ, पर घबराने की बात नहीं है, बस तुम्हें आगे बढ़ के लाभ उठाना है। लाभ? हाँ, सरकार ऐसे बच्चों की पहचान करके उनका कुपोषण उपचार केंद्र में इलाज कराती है। सच? हाँ। कुपोषित रहे ना कोई बच्चा, एमटीसी का काम है अच्छा। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 11,466 नए मामले सामने आए, जबकि इससे कुछ अधिक 11,961 लोगों ने कोरोना को मात भी दी है। देश में फिलहाल कोरोना के 1,39,683 सक्रिय मामले शेष हैं। मामलों की कुल संख्या घटकर 1,39,683 रह गई है, जो कि 264 दिनों में सबसे कम है। इधर झारखंड में कोरोना के दैनिक और सक्रिय मामलों में कुछ इजाफा देखा जा रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान सैंपल जांच में 28 संक्रमितों की पुष्टि हुई, जबकि 20 लोग इस महामारी से उबरकर स्वस्थ हुए। झारखंड में फिलहाल कोविड के 154 एक्टिव केस शेष हैं, जिसमें रांची में सबसे अधिक 88 मामले हैं, जबकि पूर्वी सिंहभूम जिले में 17 और धनबाद में 13 मरीज हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक 1,09,63,59,228 लोगों को कोविड रोधी टीके लगाए गए हैं। केंद्र सरकार ने अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 116,89,00,000 से अधिक टीके उपलब्ध कराए हैं। नई दिल्ली में कृषि नेतृत्व शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें किसान हित को लेकर लंबी चर्चा हुई। इस दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान कल्याण और उनके सशक्तिकरण पर बल दिया। केंद्र सरकार देश के किसानों को कृषि आधारित नवीन तकनीक से जोड़कर आर्थिक रूप से सशक्त और मजबूत बनाने के लिए काम कर रही है। राजधानी नई दिल्ली में आयोजित 12वें कृषि नेतृत्व शिखर सम्मेलन में भाग लेने आए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम कृषि क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के नीतियों और आयोजनों को बनाने में मदद मिलती है। निश्चित रूप से इस प्रकार के कार्यक्रमों से लोगों का उत्साह बढ़ता है
और उसका फायदा कृषि के क्षेत्र को भी मिलता है, सरकारों को भी मिलता है। कार्यक्रम के आयोजक और ICFA के अध्यक्ष डॉक्टर MJ खान ने कहा कि कार्यक्रम का मकसद सरकार, उद्योग व किसानों को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर समन्वय स्थापित करवाना है। जो फार्मर्स की प्रॉब्लम्स हैं वो और इंडस्ट्री के जो इश्यूज हैं फार्मर्स को सर्व करने के लिए, और दोनों को मिला के जो गवर्नमेंट से एक्सपेक्टेशन है या गवर्नमेंट को दोनों तरफ से जो फीडबैक मिल रहा है, तो तीनों का एक संगम जैसा है यहाँ पे। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश, हरियाणा और उत्तराखंड राज्यों को कृषि क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित भी किया गया। खाद्य धान्य का उत्पादन रिकॉर्ड हुआ है। इस समय उत्तर प्रदेश पिछले 4 वर्षों से लगातार सिरमौर बना है खाद्यान्न उत्पादन के क्षेत्र में। आज भरपूर मात्रा में हमारे पास खाद्यान्न है। इस वक्त हमें क्वालिटी की तरफ ध्यान देना चाहिए। आज हॉर्टिकल्चर सेक्टर मिला, अच्छा लग रहा है, लेकिन कुल मिलाकर के हम लोग आगे एक बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। गौरतलब है कि कोरोना काल के बाद कृषि नेतृत्व शिखर सम्मेलन से जुड़ा ये इस तरह का पहला कार्यक्रम है जहां सरकार, उद्योग और किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने एक मंच पर आकर न केवल अन्नदाता के हित में सार्थक चर्चा की, बल्कि कृषि विकास को तरक्की की राह पर ले जाने की प्रतिबद्धता भी दोहराई। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में धान खरीद सुचारू तरीके से जारी है, जिससे अब तक 11,57,000 किसान लाभान्वित हुए हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में धान खरीद सुचारू तरीके से जारी है और इससे अब तक 11,57,000 किसान लाभान्वित हुए हैं। इधर झारखंड में मानसून की मेहरबानी से इस बार धान की बम्पर पैदावार की उम्मीद है। किसानों के चेहरे अच्छी फसल को देखकर खुशी से खिल उठे हैं। केंद्र सरकार ने वाइस एडमिरल R हरिकुमार को अगला नौसेना प्रमुख नियुक्त किया है। अभी वे पश्चिमी नौसेना कमान में फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ हैं। वर्तमान नौसेना प्रमुख एडमिरल करमवीर सिंह इस महीने की 30 तारीख को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। लगभग 39 वर्ष की व्यापक सेवा अवधि के दौरान उन्होंने विभिन्न कमान क्षेत्रों में सेवा की। उन्होंने INS निशंक, INS कोरा और लक्षित मिसाइल विध्वंसक INS रणवीर, साथ ही भारतीय नौसेना के विमान वाहक पोत INS विराट की कमान संभाली। वे पश्चिमी बेड़े के फ्लीट ऑपरेशंस ऑफिसर भी रहे। वाइस एडमिरल R हरिकुमार ने अमेरिका के नेवल वॉर कॉलेज, ब्रिटेन के रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज और भारत में मऊ स्थित आर्मी वॉर कॉलेज से रक्षा पाठ्यक्रम पूरे किए हैं। उन्हें परम विशिष्ट सेवा पदक, अति विशिष्ट सेवा पदक। न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू T20 श्रृंखला के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया है। सीरीज के दूसरे मैच में रांची में भी 19 नवंबर को दोनों टीमों के बीच मुकाबला होगा। सीरीज और 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलनी है। रोहित शर्मा को T20 फॉर्मेट में टीम इंडिया का कप्तान बनाया गया है। वहीं विराट कोहली को T20 सीरीज से आराम दिया गया है। T20 टीम में हार्दिक पांड्या का चयन नहीं हुआ है, जबकि कई ऐसे खिलाड़ियों को मौका मिला है जिन्होंने इस बार IPL में अच्छा प्रदर्शन किया। न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम इस प्रकार है। रोहित शर्मा कप्तान हैं, KL राहुल उप कप्तान, ऋतुराज गायकवाड़, श्रेयस अय्यर, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, ईशान किशन, वेंकटेश अय्यर, यजुवेंद्र चहल, R अश्विन, अक्षर पटेल, आवेश खान, भुवनेश्वर कुमार, दीपक चाहर, हर्षल पटेल और मोहम्मद सिराज। भारतीय मजदूर संघ, भारतीय किसान संघ और स्वदेशी जागरण मंच के संस्थापक दत्तोपंत ठेंगड़ी की आज जयंती मनाई जा रही है। अनेक राजनेताओं ने सोशल मीडिया पर फोटो साझा कर उनका नमन किया है। आजादी के सफर की आज की कड़ी में जानते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, साथ ही स्वतंत्रता सेनानी सुरेंद्र नाथ बनर्जी के संघर्षों और योगदान को। 10 नवंबर 1698 को कलकत्ता को ईस्ट इंडिया कंपनी को बेच दिया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी 1633 की शुरुआत में बंगाल में व्यापार शुरू करने के बाद इस क्षेत्र में व्यापार के और अधिक अधिकार प्राप्त करना चाहती थी। 1682 में योशिया चाइल्ड लंदन में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर थे। वे बॉम्बे के भी गवर्नर थे।
उन्होंने एक शाही फरमान प्राप्त करने के लिए विलियम हेजेस को बंगाल भेजा। अंग्रेजों के अहंकार के कारण बादशाह औरंगजेब ने वार्ता खत्म कर दी। उसके बाद योशिया चाइल्ड ने औरंगजेब के खिलाफ युद्ध छेड़ने का ऐलान किया। 1685 में अंग्रेजों ने चटगांव पर कब्जा करने के लिए 12 युद्धपोत भेजे, लेकिन भाग्य ने एक दिलचस्प मोड़ लिया। अपनी यात्रा के दौरान तेज हवाओं के कारण ये जहाज मार्ग भटक गए और कुछ जहाज चटगांव के बजाय हुगली में प्रवेश कर गए। इस दुर्जय अभियान ने मुगलों को चिंतित कर दिया। मुगल सेना ने वार्ता की पेशकश की, लेकिन बदले में अंग्रेजों ने अपने बेड़े को मजबूत किया और बालेश्वर पर बमबारी शुरू कर दी। उसके बाद बादशाह औरंगजेब ने ब्रिटिश संपत्ति के पूर्ण विनाश के आदेश जारी किए। 1689 में 1 साल के प्रतिरोध के बाद अंग्रेजों ने आत्मसमर्पण कर दिया। उन्होंने अपमान का घूंट पीकर माफी मांगने के लिए औरंगजेब के खेमे में दूत भेजे। इसके परिणाम स्वरूप कंपनी ने अपने कारखाने को हुगली नदी से लगभग 20 मील नीचे सुतानाती स्थानांतरित कर दिया। धीरे धीरे ये उपनिवेश कालिकाता और गोविंदपुर तक फैल गया। कालिकाता बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय बन गया। अंग्रेजों ने कालिकाता का नाम बदलकर कलकत्ता कर दिया। 10 नवंबर 1698 को कंपनी ने 3 शहरों सुतानाती, गोविंदपुर और कालिकाता को खरीद लिया। शहर की किलेबंदी 1706 में पूरी हुई थी। फोर्ट विलियम के नाम से जाना जाने वाला ये उपनिवेश तेजी से बढ़ा और 1707 में इसे प्रेसिडेंसी का दर्जा दिया गया। इसके बाद कोलकाता भारतीय राष्ट्रवाद के अग्रणी केंद्र के रूप में उभरा। सुरेंद्रनाथ बनर्जी की जयंती भी है। 10 नवंबर 1848 को कलकत्ता में जन्मे सुरेंद्रनाथ बनर्जी 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में भारतीय राष्ट्रवाद के प्रमुख प्रेरकों में से एक थे। वे उदारवादी तरीकों में विश्वास रखते थे और संवैधानिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी भारत में अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद लंदन चले गए। 1869 में वे भारतीय सिविल सेवा प्रतियोगी परीक्षा में सफल होने वाले दूसरे भारतीय बने। उन्हें उनकी गृह भूमि सिलहट में नियुक्त किया गया। हालांकि 1874 में उन्हें एक छोटी सी और अनजाने में हुई प्रक्रियात्मक त्रुटि के लिए बर्खास्त कर दिया गया था। बनर्जी ने महसूस किया कि उनके साथ भेदभाव किया गया क्योंकि वे भारतीय थे। 1875 में कलकत्ता लौटने पर उन्होंने भारतीयों को संगठित करने और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए राजनीति में कदम रखा। इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए उन्होंने 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की। इसने भारत में राजनीतिक एकता की नव जागृत भावना की अधिक व्यावहारिक प्रस्तुति के लिए मंच तैयार किया था। इंडियन एसोसिएशन का पहला सत्र दिसंबर 1883 में कलकत्ता में आयोजित किया गया था। इस सत्र में भारत के विभिन्न हिस्सों से 100 से अधिक प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। बनर्जी 37 वर्ष तक अध्यापन में सक्रिय थे और इसे अपना मुख्य व्यवसाय मानते थे। हालांकि वे राजनीतिक गतिविधियों में भी भाग लेते रहे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने अब विद्यासागर कॉलेज के रूप में जाने जाने वाले तत्कालीन मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूशन में अंग्रेजी साहित्य पढ़ाया। बाद में उन्होंने रिपन कॉलेज में सेवाएं दी, जिसका नाम अब सुरेंद्रनाथ कॉलेज है। 1878 में वे अंग्रेजी भाषा के एक समाचार पत्र बंगाली के मालिक बने। उन्होंने इसके माध्यम से लगभग आधी सदी तक उदारवादी विचारों का समर्थन किया। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय से ही इसमें बड़ी भूमिका निभाई। वे 1895 और 1902 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 नवंबर को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। आम लोग 26 नवंबर तक इस कार्यक्रम से जुड़े सुझाव रिकॉर्ड करा सकते हैं।
प्रधानमंत्री आवास योजना ने साधन विहीन लोगों को सुकून की जिंदगी जीने का सुनहरा अवसर दिया, जिससे बोकारो जिले के लोग भी लाभान्वित हुए हैं। एशिया के प्रसिद्ध पलामू के कुंद्री लाह बागान के पुनरुद्धार की कवायद जारी है, जिससे इसका गौरव लौटने लगा है। इससे जुड़ी सखी मंडल की दीदियां भी अपने लगन और परिश्रम से लाह की खेती कर सफलता की सीढ़ियां चढ़ रही हैं। झारखंड लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी GSLPS को राज्य के 8 ब्रूड फार्म केंद्र के पुनरुद्धार की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसमें पलामू जिले का लेस्लीगंज, नीलांबर पीताम्बरपुर, कुंद्री लाह बागान भी शामिल है। पुनरुद्धार की जिम्मेदारी मिलने के बाद सखी मंडल की दीदियों को वैज्ञानिक तरीके से उत्पादन हेतु प्रशिक्षण दिलाया गया। साथ ही करीब 2 क्विंटल बीहन लाह महिला लाह किसानों को उपलब्ध कराया गया, जिससे उन्होंने करीब 25 क्विंटल ब्रूड लाह तैयार किया। पेड़ पर टांगने के बाद जब ये पेड़ पर जाली ऐसी होता है, 7 दिन के बाद उस जाली को दूसरा डाली पर कर देते हैं और फिर दूसरा डाली पर फिर 14 दिन के बाद फिर दूसरा डाली पर कर देते हैं। नीलांबर पीताम्बरपुर प्रखंड क्षेत्र की महिलाएं लाह की खेती से सफलता की सीढ़ियां चढ़ रही हैं और इस काम से करीब 700 महिला लाह किसान इस वर्ष जुड़ चुकी हैं। लाह की खेती से इन महिलाओं की पहचान अब वनोपज उद्यमी के रूप में होने लगी है। उतार के और उसका बाद में फिर हम लोग उसको उतार दिए, फिर 30 से 35 दिन पर उस पर दवा छिड़काव किए। GSLPS BPO नवनीत कुमार पांडे ने बताया कि पर्यावरण की गाइडलाइन के अनुरूप कुंद्री लाह बागान में उत्पादन बढ़ाने के वास्ते 10,000 से अधिक पलाश के पौधों की प्रूनिंग यानी कटाई छटाई मार्च अप्रैल माह में की गई थी, ताकि उसमें नया तना आए। उन्होंने बताया कि लाह की खेती की सही देखभाल हो, इसके लिए सखी मंडल की प्रत्येक दीदी को पौधे आवंटित किए गए हैं। एक महिला अगर 15 पलाश के पेड़ पे लाह की खेती करती है तो उसे साल भर में 10,000 रुपए का मुनाफा ब्रूड लाख और स्क्रैप लाख के माध्यम से हो सकता है। लाह की खेती में लगी महिलाओं ने बताया कि सखी मंडल से जुड़ने के बाद वैज्ञानिक तरीके से उन्हें लाह की खेती का प्रशिक्षण दिया गया और इससे जुड़ी अन्य जानकारियां भी दी गईं, जिससे उन्हें लाह उत्पादन में काफी फायदा हुआ। ग्रामीण क्षेत्र की ये महिला लाह किसान अब वैज्ञानिक विधि से लाह की खेती कर बेहतर आजीविका और अग्रसर हैं। लाह लगाए थे तो बहुत अच्छा इनकम हुआ है। अभी एक पेड़ पर 6 से 7 केजी निकलेगा। पलामू के प्रमंडलीय आयुक्त जटाशंकर चौधरी और पलामू के उपायुक्त शशि रंजन भी लाह उत्पादन में पलामू को पुनः प्रसिद्धि दिलाने और महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के प्रति बेहद संजीदा हैं। उन्होंने इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं मुख्य समाचार पर। अस्ताचलगामी सूर्य को पहला अर्घ्य आज। व्रतियों के स्वागत के लिए छठ घाट सज धज कर तैयार। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी शुभकामनाएं। राज्य में कोरोना के दैनिक और सक्रिय मामलों में फिर हुआ इजाफा। 28 नए संक्रमितों की पुष्टि, 20 हुए स्वस्थ। टीकाकरण अभियान जारी। कृषि सम्मेलन में कृषि मंत्री ने अन्नदाताओं के सशक्तिकरण पर दिया बल। धान खरीद से अब तक 11,57,000 किसान लाभान्वित। झारखंड में भी इस बार धान की बम्पर पैदावार। और न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू T20 श्रृंखला के वास्ते टीम इंडिया का ऐलान। सीरीज के दूसरे मैच में रांची में भी 19 नवंबर को दोनों टीमों के बीच होगा मुकाबला।